बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। Honorable program team members and faculty members from various departments of UET Peshawar, Assalamu alaikum. First of all, I would like to ask the online participants to confirm whether they are okay and am I audible to them? Online participants, please. Liter خبر بدیم یا کسی موافق Online participants, क्या आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही? Okay, thank you. एडमिट नहीं दिसत कसं नका एडमिट काही तो आज जो मीटिंग है उसका मेन एजेंडा तो यही है कि हमारे जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर यासिर आफरीदी साहब, वो CQI जो कि हमारे OBE का भी बहुत अहम कंपोनेंट है और वैसे भी हमारे स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का एक अहम कंपोनेंट है, तो उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा हम एक तो और आइटम्स भी हैं जिस पे हम प्रोग्राम टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन करेंगे। एक है जो हमारी ERP की इंटीग्रेशन चल रही है, उसके हवाले से। दूसरा, अभी हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उनके लिए जो रिव्यू का प्रोसेस है उसके लिए SAR वो उसका स्टेटस। और तीसरा, अंडर ग्रेजुएट हैंड बुक्स जिसकी हमने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की थी, तो उस पर थोड़ी सी बातचीत होगी इंशाल्लाह। फॉर्मल आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक से। डॉक्टर अतीक उर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आके कुछ आयतें तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. All participants are requested to please raise in respect of national anthem.
Thank you, everyone. So, without any further delay, I would request to, our resource person, Dr. Yasir Afridi, to please come forward and start his talk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Yasir Afridi from the Department of Computer Systems Engineering. CQI आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म किया होगा ऑलरेडी. ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है OBE का हमारे, जो कि नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं. और जब फिर हमारा विजिट आता है तो PVs इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उस टाइम पे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होता कि हमने CQI एग्जीक्यूट किया था, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो आज की जो ट्रेनिंग है बेसिकली वही रिफ्रेशर है कि हम CQI जो है किस किस लेवल पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और क्वालिटी OBE सॉफ्टवेयर में हम CQI किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे. अच्छा, आप सबको पता है कि जिस तरह से क्वालिटी OBE जो वर्क करता है बेसिकली, तो जो लोवेस्ट लेवल पे जो हमारी असेसमेंट्स होती हैं वो CLO बेस्ड होती हैं. ठीक है, CLO बेस्ड के बाद फिर हमारे पास जो आ जाते हैं, हमारे पास प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स आ जाते हैं जो कि फिर मैप होते हैं हमारे PEO से, और फिर जो कि आपकी डिपार्टमेंट मिशन और इंस्टीट्यूट मिशन से हमारे मैप होते हैं. तो जो CQI प्रोसेस होता है लोवेस्ट लेवल पे वो CLO लेवल पे एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फिर PLO लेवल पे, और उसके बाद फिर PEO लेवल पे. अच्छा, जो हमारे PEOs होते हैं, PEOs जो है उनको एसेस करने का जो क्राइटेरिया है, जो हम टूल यूज करते हैं, जो मेजरमेंट टूल है, वो है हमारे पास एल्यूमिनाई सर्वे और एम्प्लॉयर सर्वे. एल्यूमिनाई सर्वे में हमने क्वेश्चंस डिजाइन किए होते हैं जो कि हम अपने ग्रेजुएटेड एम्प्लॉयज स्टूडेंट से पूछते हैं. जो एम्प्लॉयर सर्वे है उसमें हम एम्प्लॉयर से से पूछते हैं, क्वेश्चन फिल कराते हैं जिनके पास हमारे स्टूडेंट्स जो है एम्प्लॉयड हैं. अगेन ये क्वेश्चंस जो है ये बेस्ड होते हैं हमारे PLOs पे, और फिर ये मैप होते हैं हमारे PEOs के साथ. तो ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि क्वेश्चन एयर चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं. यहाँ पे हम कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जो क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है या जो PEOs आपके सामने लिखे हुए हैं कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं. तो जब हम एल्यूमिनाई सर्वे से डेटा गैदर करते हैं, एम्प्लॉयर सर्वे से डेटा गैदर करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आया हमारे PEOs जो है वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. इन केस अगर PEOs अचीव नहीं हो रहे तो उसका फिर हम क्या करते हैं, एक साइकिल रन करते हैं. उसकी फिर हम CQI करते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे हम किस तरह करते हैं. काम किसका होता है, जो एल्यूमिनाई सर्वे आते हैं, जो एम्प्लॉयर सर्वे आते हैं, उसकी रिपोर्ट जो है ये OBE टीम का काम होता है. OBE टीम में हमारे PD मेंबर्स आ जाते हैं. अगर आप लोगों के OBE कोऑर्डिनेटर हैं तो वो इसमें होते हैं, डिपार्टमेंट के चेयरमैन होते हैं, जो भी टीम आपके डिपार्टमेंट ने बनाई है. लेकिन ये 3 मेंबर्स इसमें नॉर्मली होते हैं. OBE टीम जब देखती है कि हमारे पास जो KPIs हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अगर तो मीट हो रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड रिपोर्ट है. लेकिन अगर मीट नहीं हो रहे तो वो OBA रिव्यू कमेटी को जो है वो लिखते हैं कि जो PEOs हैं उसके KPIs हमारे मीट नहीं हो रहे. ठीक है, फिर वो जो है कमेटी सजेस्ट करती है करेक्टिव मेजर्स, और फिर वो स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है हमारी IAB है, BOS है, उससे रिकमेंडेशन के बाद, अप्रूवल के बाद जो है फिर हम वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं चेंजेस. अच्छा, इसी तरह हमारी जो PLOs है, PLOs की हमारी असेसमेंट जो होती है, 2 किस्म की असेसमेंट होती है. एक डायरेक्ट असेसमेंट है और एक इनडायरेक्ट असेसमेंट. जो डायरेक्ट असेसमेंट PLOs की हमारी होती है वो बेस्ड ऑन के जो PLO को CLOs मैप हो रहे हैं. बेसिकली होता इस तरह है कि हर एक PLO को नंबर ऑफ CLOs मैप हो रहे हैं. अब उसमें से जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 50% अगर CLO जो उस PLO को मैप हो रहे हैं वो एक स्टूडेंट ने अचीव कर लिए हैं, पास कर लिए हैं, तो उसका वो स्पेसिफिक PLO जो है वो पास हो जाएगा. तो ये डायरेक्ट असेसमेंट में आता है. और जो CLO है अगेन वो फिर उसकी असेसमेंट जो हम करते हैं थ्रू असाइनमेंट्स, क्विजेस, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम, फाइनल टर्म एग्जाम, प्रेजेंटेशन, ये सारे इसकी डायरेक्ट असेसमेंट में आ जाते हैं. इसके अलावा फिर हम जो है
एक और जो इनडायरेक्ट असेसमेंट जो कि पीएलओ के हम अचीवमेंट के लिए यूज करते हैं वो है ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे फॉर्म। जो हमारे स्टूडेंट जो आउटगोइंग बैच होता है उनसे हम एक क्वेश्चन फिल कराते हैं और उसके बेस पे हम देखते हैं कि जो पीएलओस हमारे हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जो पीएलओस है उसकी दो लेवल पे जो है दो तरीके से जो है असेसमेंट होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और लास्टली फिर आ जाते हैं सीएलओस। जो सीएलओस की असेसमेंट होती है एक स्टूडेंट लेवल पर होती है और एक कोहोर्ट लेवल पर होती है। जो टीचर्स होते हैं नॉर्मली वो स्टूडेंट लेवल तक देखते हैं सीएलओस की अचीवमेंट। हमारे जो क्वालिटी ओबी सॉफ्टवेयर है उसमें भी जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सीएलओ जो है वो स्टूडेंट लेवल पे अचीव हो जाए। और हमने जो है प्रैक्टिस भी यही रखनी होती है। और वो भी थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट जो कन्वेंशनल जीपीए सिस्टम जो हमारा चल रहा है उससे इस तरह है कि जीपीए में उसमें अगर एक स्टूडेंट है वो पास होता है, फेल होता है, यहाँ से जो ग्रेजुएट हो रहा है वो उसका जीपीए कितना होता है वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस पे बेस्ड करता है। लेकिन ओबी सिस्टम में हमने क्या करना था, सबको वो पीएलओस जो है वो पास कराने होते हैं। ये नहीं होता कि अगर एक बंदा जो है उसने डिग्री ले ली वो यहाँ से ग्रेजुएट हो गया उसका कोई पीएलओ फेल है, वो हमने जरूर उसका पास कराना। तो अल्टीमेटली फिर वो हमें सीएलओ लेवल से स्टार्ट। तो जो सीएलओ की जो असेसमेंट होती है वो एक स्टूडेंट लेवल की होती है, कोहोर्ट लेवल की। स्टूडेंट लेवल ये है कि एटलीस्ट जो स्पेसिफिक असाइनमेंट है, क्विज है जो आपने मैप की है उस सीएलओ के साथ जो उसके असेसमेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं क्राइटेरिया, उसमें 50% मार्क्स मिले चाहिए स्टूडेंट, तो वो स्पेसिफिक सीएलओ का पास हो जाएगा। अगर एक सीएलओ में मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं, मल्टीपल क्विजेस हैं, तो उन सब के जो है एक्यूमुलेटेड 50% से उससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं ताकि उसको सीएलओ पास हो। फिर आगे हमारे पास कोहोर्ट लेवल पे, कोहोर्ट लेवल पे ये होता है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो है वो स्पेसिफिक सीएलओ पास हो। अगर कोहोर्ट लेवल पे जो है हमारा कोई सीएलओ जो है फेल है तो फिर ये इशू जो है सीरियस होता है और फिर उसमें जो है ओबीए कमेटी अगेन जो है वो इन्वॉल्व होती है और उसके फिर हम सीक्वेंस प्रोसेस जो है वो रन करते हैं कोहोर्ट लेवल पे। आप क्वेश्चन पूछ लें, आप साथ में पूछ लें क्योंकि फिर एक क्वेश्चन मेरा है इनडायरेक्ट असेसमेंट जो आपने बताया उसके मेथड्स दोबारा बता दें और दूसरा ये कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में कितनी होनी चाहिए डायरेक्ट जब हमें असेसमेंट करें और इनडायरेक्ट हो ये कोई खास रूल है। लेकिन ये अगर आपने बताया कि अगर कोहोर्ट लेवल में फेलियर आता है तो वो बीए कमेटी की तरफ जाएगा सीक्यूआई ठीक, लेकिन अगर स्टूडेंट का इंडिविजुअल स्टूडेंट लेवल पर अगर असेसमेंट नहीं करें तो क्या वहां पर भी सीक्यूआई करना जरूरी है या इसके हम कुछ और बैकअप प्लान रख सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो मेथड्स हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो पीएलओस के इनडायरेक्ट असेसमेंट का पीएलओस का क्वेश्चन पीईओस का पीएलओस के जो इनडायरेक्ट असेसमेंट का जो मेथड है वो है ग्रेजुएट स्टूडेंट सर्वे फॉर्म। ठीक है, ये सेपरेटली जो है वो चल रहा होता है और जो डायरेक्ट असेसमेंट है वो सेपरेट चल रही होती है। और डायरेक्ट असेसमेंट हमारे जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके देख रहे होते हैं, आगे वो बेस्ड ऑन सीएलओ होता है। तो एक पीएलओ को अगर 4 सीएलओ मैप हो रहे हैं तो 4 में से एटलीस्ट 50% पास होंगे तो वो स्पेसिफिक पीएलओ जो स्टूडेंट का पास होगा। ये इनडायरेक्ट असेसमेंट पे इंटर्नशिप की कुछ रिजल्ट नहीं, इंटर्नशिप नहीं है, ये क्वेश्चन ये डिजाइन होता है जो कि आपके जो एम्प्लॉयर से अगर एम्प्लॉयर से नहीं इंटर्नशिप जहां उन्होंने की है नहीं, वो पीईओस की असेसमेंट में होता है। एम्प्लॉयर और एल्यूमिनाई हमारे पास 3 किस्म के सर्वे हैं, एक एम्प्लॉयर सर्वे है, एक एल्यूमिनाई सर्वे है और एक हमारा ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे फॉर्म। ये 3 किस्म के सर्वेस होते हैं जो कि हम कंडक्ट करते हैं। जो पीईओस है उसके असेसमेंट के लिए हमारे एम्प्लॉयर सर्वे और एल्यूमिनाई सर्वे होते हैं, ये पीईओस की असेसमेंट के। और जो पीएलओस है उसके लिए हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कि आउटगोइंग बैच होता है, जब अपने एफआईपी थीसिस सबमिट करते हैं तो साथ ही जो है एफआईपी कोऑर्डिनेटर के साथ वो फॉर्म शेयर कर देते हैं, गूगल फॉर्म पर लिंक, तो उनसे जो हम जो
हमें वो क्वेश्चन जो फिल कराते हैं। अच्छा, हम मैथमेटिक्स में ऐसा भी है कि अगर वो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ मार्क्स इनडायरेक्ट असेसमेंट के अंडर असाइन होते हैं, तो ये अच्छा, इनडायरेक्ट असेसमेंट में स्टूडेंट के मार्क्स नहीं होते, ये हम बेसिकली असेस कर रहे हैं पीएलओस को, ठीक है, कि वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हमारे। इसको हम इंटर्नशिप के साथ लिंक कर सकते हैं या नहीं? इंटर्नशिप के साथ इसको नहीं करते। नहीं, मैडम ये सेम प्रोसीजर के अंदर यूज हो रहा है। हम जो है वो इंटर्नशिप फॉर इनडायरेक्ट असेसमेंट के थ्रू पीएलओ के असेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट इंटर्नशिप करने के बाद स्पेसिफिक रिपोर्ट जमा करवाते हैं, ठीक। तो वो 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, 7 सेमेस्टर का मोस्टली स्टूडेंट होता है या 4 का, तो ऑलरेडी नंबर ऑफ पीएलओ उसने ऑलरेडी अचीव किए होते हैं, मतलब हाफ इंजीनियरिंग उसने की होती है किसी भी कैटेगरी में आप ले लें, तो उसकी असेसमेंट अगर जब वो इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करवाता है तो ऑलरेडी हमें पता चल रहा होता है कि उसने वहां पे डिजाइनिंग कुछ सीखी है कि नहीं, उसने कोई एप्लीकेशन टाइप चीज वहां पे सीखी है कि नहीं, या कोई और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे उसने अगर कुछ काम किया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये आता है कि कुछ ऐसे पीएलओ जो कि सिर्फ उन कोर्सेज से मैप है जो कि आगे जाकर नहीं, अगर स्टूडेंट ने उस टाइम पे जो है उससे नहीं पढ़ा तो फिर उन कोर्सेज को फिर आप लोग उन पीएलओ को कैसे कराते हैं? हमको पता होता है कि कितना लेवल ऑफ नॉलेज उसने गेन किया हुआ है और कितने पीएलओ ऑलरेडी कितने पीएलओ तो ऑलरेडी डिफाइन है ना, पहले तो सब पीएलओ से डिपेंड होता है, लेकिन मतलब इनडायरेक्ट असेसमेंट भी आप इस लेवल पे तो कर सकते हैं, मे बी हम तो कर रहे हैं इस तरह जिस तरह मैडम ने देखिए तो चेंज हो सकती है, ये प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस चेंज हो सकती है, ये कहीं पे भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि चीज भी जो आते हैं विजिट पे आते हैं, एक जो है एक टाइम पे एक बात करता है, अगले विजिट पे दूसरा बंदा बिल्कुल उसका ऑपोजिट। आपने करना क्या होता है कि जो कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया है आप उसे जस्टिफाई कर सकते, ये चीज जरूरी होती है। ये नहीं होता कि ये सेट प्रैक्टिस है, ये नष्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये चीज ही गलत है। नहीं सर, आपने अपने एसआर में भी जो इनडायरेक्ट असेसमेंट बताए हैं उनमें एक ग्रेजुएटिंग सर्वे और एक इंटर्नशिप कोर्स, अगर आप दोनों करें तो और बेहतर है, क्योंकि हम सिर्फ एक करते हैं। अब आई डोंट नो कि अगर हम तो कर रहे हैं आप तो ये गुड प्रैक्टिस अगर आप दोनों कर रहे हैं कि वो उस लेवल पे थर्ड ईयर में जब होते हैं स्टूडेंट्स तो उस लेवल पे भी हो जाती है असेसमेंट, और फिर ग्रेजुएट हो जाती है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन डिवीजन फोर्थ लेवल पर आगे जब हम देखेंगे ये थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको एक और अच्छा फ्लोचार्ट दिखाऊंगा। जो हमारे पास CQI होता है जो PLO लेवल का होता है या PEO लेवल का होता है, तो वो सारे अल्टीमेटली लोवेस्ट लेवल पर आते हैं, उसके साथ फिर रिलेट कर देते हैं कहीं ना कहीं से CLO लेवल। तो अगर आप CLO लेवल पे जो है वो CQI चला रहे हैं तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके PLOs भी अचीव होंगे और आपके जो है PEOs भी अचीव होंगे। तो रिकमेंडेड ये भी है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो हम CQI करते हैं, और क्वालिटी में होता भी इंडिविजुअल लेवल पर है, कोहोर्ट लेवल पे वो फिर हम देखेंगे कि कुछ जो है टीचर डिपेंडिंग तो वो चीज आ जाती है। अच्छा, जो PLO की जो साइकिल है अगर तो जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट PLO असेसमेंट में जो है वो अचीव कर रहा है, स्टूडेंट नजर आ रहा है सफर के लिए फिर से थोड़ा कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हमारे पास दो किस्म के सिनेरियोस आते हैं जब PLO किसी स्टूडेंट का फेल होता है। अगर तो वो PLO आगे जाके कोई ऐसा कोर्स है जिसके CLO उस PLO को मैप हो रहे हैं, तो फिर तो हम सिर्फ उसे बॉन्ड कर देते हैं कि ये आपका ये PLO फेल है और आगे ये कोर्सेज जिस PLO को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपने उसमें जो है उस PLOs को पास करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लेटर सेमेस्टर्स में कोई ऐसा PLO होता है जो कि आगे किसी कोर्स में जो है फिर वो कवर नहीं हो रहा, कोई और कोर्स जो स्टूडेंट ने पढ़ने हैं फ्यूचर में उसमें वो PLO में, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए फिर कोई असाइनमेंट, क्विज, कोई टास्क, कोई एग्जाम जो है वो हम
डिज़ाइन करके और उससे वो स्टूडेंट से वो लेके और फिर उसका वो स्पेसिफिक PLO जो है उसको जो है फिर हम वो पास करते हैं उसमें। अच्छा, इसी तरह कोहोर्ट लेवल पे जो है जब हम CQI रन करते हैं PLOs का, तो कोहोर्ट लेवल पे अगर कोई PLO जो है फेल हो, जैसे कोई कोर्स है और वो मैप हो रहे हैं मल्टीपल कोर्सेज PLO को, हम देखेंगे 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो PLO स्पेसिफिक PLO अचीव नहीं किया, तो उसके मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने वो अचीव नहीं किया, हमारा कोहोर्ट लेवल पे वो PLO की जो अटेनमेंट है वो नहीं हो रही, तो उसमें जो है हमारा इशू या KPIs में हो सकता है, ये जो हमने KPIs डिफाइन की हुई है उसको रिवीजन की जरूरत है, वो ठीक नहीं है, या फिर हमारी मैपिंग जो हुई हुई है, हो सकता है कि एक PLO है जिसपे 2 CLOs या 3 CLOs एक कोर्स या 2 कोर्सेज उसके साथ मैप है, अगर वो कोर्स एक स्टूडेंट के वो CLOs फेल हो जाते हैं तो PLO कोहोर्ट लेवल पे तो मैपिंग हम चेक करेंगे, अगर उसमें इशू है तो वो उसको हम ठीक करेंगे। इसी तरह करिकुलम रिविजन की अगर जरूरत है तो उस पर हम जाएंगे, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस को रिव्यू करेंगे, हो सकता है कि टीचर ने जो है वो सही डिलीवरी नहीं की उसकी तो कंटेंट की, तो उस पर हम जाएंगे। इसी तरह जो PLOs के असेसमेंट मेथड्स हैं उस पर, और लास्टली जो है हम लेबोरेटरी और इक्विपमेंट फैसिलिटीज हो सकते हैं स्टूडेंट्स के पास वो ना हो जिसकी वजह से जो है वो स्पेसिफिक PLO जो है वो अचीव नहीं हो रहा। इसी तरह जो है जो CLO लेवल की CQI साइकिल होती है, बेसिकली हम जो CLO लेवल पर होता है वो हर सेमेस्टर में हम जो है साइकिल एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे ही सेमेस्टर कंप्लीट होता है इसका रिजल्ट टीचर अपलोड करते हैं, जो PD मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो टीचर खुद जो है वो देखता है कि किन स्टूडेंट्स का स्पेसिफिक CLO फेल है, इंडिविजुअल लेवल पर है, कोहोर्ट लेवल पर है, उसके लिए हम CQI जो है वो टीचर जो है वो फैकल्टी मेंबर जो है वो फिर रन करता है स्टूडेंट लेवल पे, और ये प्रैक्टिस जो है हर सेमेस्टर के बाद होती है। फर्दर कोई क्राइटेरिया आपने बनाया है कि एफिशिएंसी कितनी है, जैसे 50 से 10% है, 5% है, तो इस हिसाब से वो टीचर या कोई सेट रूल है कि उसको कितने क्वेश्चंस देने हैं, कितनी असाइनमेंट देनी है, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा भी हो सकती है ना, ये टीचर कोई सेट रूल नहीं बना सकते हैं। इसमें जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई आगे कोर्सेज अवेलेबल थे तो फिर ये CQI नहीं चलेगा, अगर नहीं थे only then not every instructor is going to implement this CQI। जो PLO लेवल पर होता है, PLO लेवल पर नहीं करते हैं, अगर एक PLO फील्ड है स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, स्टार्टिंग सेमेस्टर्स होते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में हम PLOs, क्योंकि आगे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं जिनको मैप हो रहे होते हैं तो चांसेस नहीं होते स्टूडेंट पास कर लेंगे, लेकिन जब फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड अगर किसी स्टूडेंट के PLO फेल हो रहा है तो फिर हम उसे इंटीमेट कर देंगे कि ये कोर्सेज हैं, और फिर हम देखते हैं अगर हो सकता है 7th सेमेस्टर में स्टूडेंट पहुंच गया और कोई भी कोर्स आगे मैप नहीं हो रहा है उसका फेल है, फिर हम उसके लिए जो है कुछ स्पेसिफिक स्पेशल केस है, स्पेशल केस हम एक क्राइटेरिया सेट असाइनमेंट रिक्वेस्ट है वो फिर हम वो सबमिट करते हैं। ये सारे कोर्सेज में अगर इस PLO लेवल पर हो जाएगी तो PLO की अटेंशन में मसला ही नहीं आएगा, तो वैसे सारी फैकल्टी जो है वो रिलक्टेंट होती है कि ये CQI रन करने में, हमें इसकी ये अच्छा CQI प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है, हम देखेंगे जो कि क्वालिटी होगी में जब एग्जीक्यूट करते हैं CQI प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस, हार्डली टेक्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स में जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ ये है कि आपको एक एडिशनल या प्रेजेंटेशन असाइनमेंट पे जो भी आपने जो है उनसे असेसमेंट की है उसको थोड़ा सा चेक करना होगा, उसके मार्किंग करनी होगी, ये एक एडिशनल टास्क होता है, बाकी अपलोडिंग इसका टेक्स 5 मिनट्स। अच्छा, इसी तरह जो है सर ये क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में कर लें तो मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन अच्छी चलेगी। ठीक है, सही है। साथ साथ असल में ये कि वो फिर क्योंकि आगे फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए करेंगे, बाद में पूछना चाहिए। अच्छा, फिर जो अच्छा फिर हमारी जो PLOs की जो साइकिल होती है CQI इसी तरह होती है कि हमारे जो CLO जो है वो हम हर सेमेस्टर में करते हैं, जो PLO है वो नॉर्मली हम लोग जो है वो एवरी ईयर करते हैं, ठीक है। सेमेस्टर के बाद हम देख लेते हैं कि कौन से PLOs नहीं हो रहे, फिर अगर उसमें जो अटेनमेंट में कोई इशू है तो वो हर
जो है इवन सेमेस्टर में, उसके बाद फिर जो है हमारे जो OBA कोऑर्डिनेटर है वो थ्रू लेटर जो है वो इंटीमेट कर देता है सबको, जिन जिन टीचर्स के वो अचीव नहीं हो रहे PLO कोहोर्ट लेवल पर है या इंडिविजुअल लेवल पर है। और लास्टली फिर जो है वो PEOs पर आ जाते हैं। PEOs जो है इसमें ये है कि जो स्टार्ट होती है असेसमेंट, चूंकि ये एम्प्लॉयर और एल्यूमिनाई सर्वे पर है, तो एटलीस्ट जो पीसी का क्राइटेरिया है वो ये है कि एटलीस्ट 3 to 5 years जो है वो आपके ग्रेजुएट जो है उन्होंने इंडस्ट्री में जॉब की। तो अगर तो आपका डिपार्टमेंट नया एक्टिवेटेड है तो वो उसमें फिर आप इसमें बढ़ सकते हैं, या अपने कहते हैं कि हमारे जो है ग्रेजुएट उनके 3 साल या 5 साल नहीं हुए। लेकिन अगर डिपार्टमेंट पुराना जो है वो जो है वो भी, तो फिर उसमें आप लोगों को ये प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी, और फिर ये एवरी ईयर जो है आपको रिपीट करनी होगी जो PEOs की CQI है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, फिर थोड़ा सा हम देख लेंगे हैंड्स ऑन के जो क्वालिटी OB है उसमें हम CQI रन कैसे करते हैं। जी जी, ये कैसे मतलब प्रोग्राम लर्निंग आउटकम है, हो भी सकता है कि ऐसा PLO फोर्थ सेमेस्टर में आ जाए। हाँ सर, हम देखते हैं कि जब हम स्टूडेंट्स को इंटीमेट करना शुरू करते हैं नॉर्मली 4th सेमेस्टर के बाद करते हैं, लेकिन हमारा OBA कोऑर्डिनेटर जो होता है वो डेटा जो है एवरी इवन सेमेस्टर जो है वो गैदर करके अपने पास रखना शुरू कर देता है स्टूडेंट्स का। 4th के बाद फिर हम स्टूडेंट्स को इंटीमेट करना शुरू किया ये आपका फेल है, और इनके आगे इन कोर्सेज जो है ये इस पे मैप हो गए हैं, तो आपने इस पे कंसंट्रेट करना है। एम्प्लॉयर्स कितने एम्प्लॉयर्स बेंचमार्क है कि कितने एम्प्लॉयर्स का सर्वे होना चाहिए? अच्छा, इसमें जो है बेंचमार्क में देख लेते हैं। मिनिमम कोई इसमें नंबर नहीं है, लेकिन ये है कि जितनों से आपने लिया हुआ है उसमें 50% और मोर जो है उन्होंने एटलीस्ट जो आपने उसमें मार्किंग की है तो 3 और मोर उन्होंने इसमें आपको मार्क्स वो 10-15, लेकिन इतना नंबर हो कि वो आप उससे फिर कन्विंस करते हैं तो सैंपल साइज है उतना हो कि वो रिप्रेजेंट करेगा। सैंपल साइज हाँ, कितना है, कितना सैंपल साइज है 50% होना चाहिए। सर ये इसका तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर स्टूडेंट B+ ग्रेड है उसका CO पे जी जी किस तरह उसकी बड़ा इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, जो CLO थोड़ा सा हम ये करते हैं कि जो अगर आप इससे प्रोएक्टिवली देखना चाहते हैं कि आपको फिर आगे CQI ना करनी पड़े, तो एक CLO को एक असेसमेंट के साथ जो है वो ना मैप किया करें, मल्टीपल चीजों के साथ मैप करिएगा। जैसे एक CLO है आपका CLO1 एक कोर्स में, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स एक कोर्स है, उसमें एक CLO है, आपने अगर सिर्फ से एक प्रेजेंटेशन के साथ मैप कर दिया तो वो चांसेस ये हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स का फेल होगा, चाहे उनका वो कोर्स पास भी हो जाए। वही CLO अगर प्रेजेंटेशंस, मिड टर्म, फाइनल टर्म, क्विज, उसमें से एक असाइनमेंट, एक क्वेश्चन के साथ आपने मैप किया हुआ है, तो फिर चांसेस होते हैं कि अगर एक चीज स्टूडेंट की मिस हो गई तो दूसरे में वो पास कर वो किस तरह होता है कि मिड टर्म में अगर आपने 4 क्वेश्चन दिए होंगे, स्कूल आपने 2 CLO चलो 1 से असाइनमेंट इसी बेस पे आप अगर 2 या 3 7 देते हैं वही CLO से बस, लेकिन अगर वो हर इस तरह B+ ग्रेड हो तो वो CLO फेल हो, फिर होगा तो फिर हमें सीख करना। और अगर हम CLO लेवल पे CQI करेंगे तो आगे जाके PLO लेवल पे CQI की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर अल्टीमेटली PEO लेवल पे फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो अचीव होते हैं। अच्छा, जो क्वालिटी OB है, क्वालिटी OB में आपके जो कोर्सेज होते हैं, साइन होते हैं, ये डैशबोर्ड आपको सामने नजर आ रहा है, इस किस्म का डैशबोर्ड होगा। उसमें फॉर एग्जांपल कोई कोर्स है जिसका आपने अभी CQI रन करना है, फॉर एग्जांपल ये एक लैब है, इसका जो है CQI मैंने रन करना है। जब अच्छा, जब आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे व्यू में आप आएंगे तो नीचे देखेंगे आपको जो आपकी
फर्स्ट स्क्रीन है उस पे आपको नजर आ रहा होगा एक बटन यहाँ पे परफॉर्म CQI। परफॉर्म CQI पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो स्टूडेंट्स शो हो जाएंगे कि जिनके कोई स्पेसिफिक CLO जो है वो उन्होंने फेल किया हुआ है। ठीक, इसको आप जनरेट कर देंगे यहाँ से। आपके पास हर एक CLO के लिए जो है वो एक CQI जो है वो जनरेट हो जाएगा। जब ये CQI आपका जनरेट हो गया, रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, करेक्टिव एक्शन इसमें जो है आगे फिर वही तरीका है जिस तरह आप असेसमेंट करते हैं नॉर्मल, और वो OBE में आप अपलोड करते हैं। यहाँ से आपने एक्टिविटी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्विज का नाम इंडिविजुअल स्टूडेंट की सीक्वेंस की बात करें, स्क्वायर ऑफ कोर्स की करते हैं तो हार्ड लेवल पे ना के इंडिविजुअली एक स्टूडेंट की सर CLO के पास जी, अगर स्टूडेंट के CLO फेल होते हैं तो उसमें हम CQI करते हैं। कोहोर्ट लेवल पे जो होते हैं वो तो सीरियस इशू होता है। अगर कोई CLO नहीं हो रहा उसमें फिर जो है, ये मैं टीचर फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट लेवल पे CLO अटेनमेंट की तरफ CQI के थ्रू कर लें तो फिर आगे जाके फिर उसमें मशहूर हम जो करते हैं वो तो इस तरह करते हैं कि स्टूडेंट के CLO जो फेल है तो हमने अपनी एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जो कि उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम को अलग कर देता है जिनके CLO फेल है, और उसके सामने ये भी मेंशन हो जाता है कि कौन कौन सा CLO फेल है, ये जनरेट हो जाती है। जी हाँ, फिर वो हम उनको करेक्टिव असेसमेंट उसकी करते हैं, उनको कोई असाइनमेंट जब दे देते हैं और दोबारा से उनके वो मार्क्स ऐड हो जाते हैं। ये तो हो गए इंडिविजुअल असेसमेंट। तो ये तो इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो हार्ट लेवल जिसको आप कह रहे हैं तो उसमें तो फिर ये है कि वो तो आपने कहा कि वो किसी कमेटी को जाएगी और वो जो है कोहोर्ट लेवल पे जब अचीव नहीं हो रहे थे, अटेन नहीं हो रहे थे CLOs, तो फिर जो OBA कोऑर्डिनेटर होता है वो हर सेमेस्टर के बाद देखता है, रिपोर्ट देखता है, रिजल्ट देखता है, ग्राफ्स आपको शो हो रहे होते हैं बिकॉज में 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ने अटेन नहीं किया कुछ स्पेसिफिक, तो फिर वो कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि आया मसला किस तरह है। CLO की जो स्टेटमेंट है उसमें मसला है, असेसमेंट जो हमने तरीक़ाकार उसके लिए चुना है उसमें मसला है, टीचर की डिलीवरी में मसला है कोई, फिर उसे जो है वो रेक्टिफाई करते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा जो आपने CLO इंडिविजुअल स्टूडेंट का कोई जो CLO फेल है तो वो जब तक पास ना हो तो बात नहीं होती। अब हमने ये देखा है कि हम फोल्डर्स भी चेक करते हैं टीचर्स के, तो मसला आ जाते हैं के बीज आते हैं तो वो एविडेंस मांगते हैं। तो अब अगर करेक्टिव असेसमेंट ना हुई हो, उसका एविडेंस ना हो तो ऑब्वियसली मतलब कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए कोई ऐसा तरीकेकार होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर अभी स्प्रिंग सेमेस्टर चल रहा है, रिजल्ट बनते बात हो जाती है जुलाई के एंड पे, अगस्त स्टूडेंट्स चले जाते हैं समर वेकेशंस पे। अब आप उनसे कैसे क्विज लेंगे, ठीक है, उनसे कैसे असाइनमेंट लेंगे। अच्छा, फिर जो हमारे 8 सेमेस्टर वाले होते हैं वो तो बिल्कुल ही चले जाते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि लैब है हमारा, चलिए असाइनमेंट में तो हम उनको 9 दे देंगे, अब लैब में तो हमने बाइबल लिया होता है, उसके 50% मार्क्स होते हैं, अब उसमें उनके CLO फेल हो गए, अब इनसे दोबारा बाइबल के लिए इनको कैसे बुलाएंगे। ये मतलब हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि जो ऑन ग्राउंड हो सकता है उस तरफ हमें जाना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि चलो इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, उस तरह। प्रैक्टिकली हम लोग जो कर रहे हैं हम इस तरह करते हैं कि स्टूडेंट जिनके CLO फेल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट का वो कोर्स भी फेल होता है। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, किसी स्टूडेंट का कोई CLO फेल है तो ज्यादा चांसेस है कि उसका पूरा कोर्स फेल है। अगर ना हो, हमारे यहाँ तक बहुत सारे केस आते हैं जब कोर्स उसका पास है लेकिन CLO तो फिर आपको जो है फोर्थ सेमेस्टर तक तो अगर आप ये ना करें रेगुलरली तो ठीक है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना फिर ये CLOs इन PLOs को मैप कर रहे हैं फिर वो फेल होंगे, फिर स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होंगे तो उनके वो PLOs अटेन नहीं होंगे, और वो मतलब ये हायर लेवल पे इसको सोचते हैं कि अगर आपने CLOs की प्रैक्टिस सस्पेंड करते हैं तो दूसरी तरफ आपको OBE क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए चाहिए, ठीक है, आप उनसे दोबारा एग्जाम ले रहे हैं, उनसे CLO उनका पास करवा रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट आप
ओबी सिस्टम पे देनी चाहिए कि सीएलओ उनका पास हो। अच्छा, हम लोग तो देते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है ना। तो अब इस पे वो है। हाँ। तो दूसरा ये आपने कहा कि 4 सेमेस्टर तक नहीं मिले तो खैर है, 4 सेमेस्टर नहीं, हम तो हर सेमेस्टर पे लेते हैं। लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि रास्ता ही नहीं होता करेक्टिव असेसमेंट का, तो फिर वही है कि जी फोल्डर को भरना है। अच्छा नहीं, जैसे भी करना है, कुछ करना है कि फोल्डर मेरा ठीक हो। 4th सेमेस्टर का मैंने इसलिए किया कि कोर्सेज जो है आगे बहुत सारे जो है चांसेस भी होते हैं कि सीएलओ 2 भी आएंगे जिससे पीएलओ पास हो जाए। पर्टिकुलर सीएलओ उसको फेल है ना, उस कोर्स का वो तो उसने पास करना है, इंडिविजुअल है ना वो उस कोर्स का। मैं आपने प्रैक्टिकल की बात किया ना, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी जो है, आसानी जो है किस चीज में हम लोग उसके पास नहीं है कि वो उसका सीएलओ अटेन करते हैं, पीएलओ सीएलओस नहीं। अच्छा, जो सीएल अगर कोई सीएलओ फेल भी हो, पीएलओ अटेन है तो कोई मसला नहीं, कोई मसला। 50% एक सीएलओ को जो मैप हो रहे हैं उसमें से 50% सीएलओ उसने पास करने हैं। तो जो स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होगा, पहले 12 पीएलओ से मेरे ख्याल से 11 हो गए हैं, तो वो 11 पीएलओ उससे पास होने चाहिए। तो पीएलओ बेस्ड होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सारे लिंक कर रहे होते हैं, लोएस्ट लेवल पे हम सीएलओस को देख रहे होते हैं, तो अगर हमारे सीएलओस पास होंगे, हमारे पीएलओस अल्टीमेटली पास हो जाएंगे, उसमें फिर हमें सीक्यूआई सर्विस एग्जीक्यूट स्पेसिफिकली अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप कह लेंगे थोड़ी सी प्रोएक्टिव अप्रोच है। कोशिश तो मैं ये सब फैकल्टी मेंबर्स को भी ये कहता हूँ कि जिस टाइम वो रिजल्ट अपलोड करें उस टाइम भी देख लिया करें, अगर 19-20 से किसी स्टूडेंट का सीएलओ पास हो रहा है तो वो कर लिया करें। सर इसमें एक इशू जो आ रहा है, जो मैंने देखा है बल्कि अक्सर डिपार्टमेंट का ये है कि पीएलओ डिफाइन नहीं है। मतलब पीएलओ डिफाइन इस तरह नहीं है कि स्टूडेंट ग्रेजुएट भी हो जाता है और वो जो है सिर्फ 3 पीएलओस को हर सब्जेक्ट में रिपीट कर रहा होता है। तो आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता, मैं फॉर माय ओन इंफॉर्मेशन कि क्या बाकी डिपार्टमेंट ने पीएलओ को वाकई डिफाइन किए हैं कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल कोर इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो हैं या जो इवन जो कंबाइंड कोर्सेज है बेसिक साइंस से, क्या हमने सबके लिए वो जो 11 पीएलओ अब तो 11 हो गए ना, जो नया पीसी मैनुअल आ गया है 2023 वाला या 2024 वाला, तो ये 11 पीएलओस जो है मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट आर लेकिंग एट दिस पॉइंट। तो अगर वो लेकिंग है तो मेरे ख्याल में सीएलओ सीक्यूआई में तो बहुत बड़ा इशू आएगा। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए पता नहीं क्या पॉलिसी यूनिवर्सिटी जो है अडॉप्ट कर रही है या क्यूसी की तरफ से क्या, जैसे वो सर ने हाईलाइट किया पॉइंट के ट्रांसक्रिप्ट हम नहीं दे रहे हैं ना, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। तो जब तक ये ट्रांसक्रिप्ट स्टूडेंट को मिलना शुरू नहीं होंगे, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उनको जब पता चलेगा कि एक चीज मुझे मिल गई उसमें मेरी ये पीरो फेल है और ये तो बाकी का पास है, ट्रांसक्रिप्ट के लिए हम जारी इसलिए नहीं रहे कि हमें खुद पीएलओ का नहीं पता। नहीं हमने तो लिखा है लेटर, मल्टीपल लेटर लिखे थे हमने, कंट्रोलर को भी लिखे थे और उसका फॉर्मेट अप्रूव करने के लिए, लेकिन उस पर जवाब कोई नहीं है। बाकी फिर सब्जेक्ट जो है वो आगे जो है ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से इस इशू को अगर आप हाईलाइट करते आगे, क्योंकि इतनी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फैकल्टी भी पेन ले रही है, पीटी मेंबर्स हैं, वो भी कोऑर्डिनेटर है, एक चीज में पेन ले रहे हैं, तो उसका जो फ्रूट जो है वो भी मिलना चाहिए। सर ये ट्रांसक्रिप्ट का इशू है तो आपकी तरफ से तो रिक्वेस्ट दी या बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी रिक्वेस्ट किया करें, जिस तरह हम एक कलेक्टिव की हम एक रिक्वेस्ट कर भेजते हैं तो उसका एक मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिपार्टमेंट कहेंगे कि डिपार्टमेंट से अगर कुछ हाँ, तो इस तरह एक अगर बैठक की किसी के तमाम पीटीएम मेंबर्स एक कलेक्टिव की एक रिक्वेस्ट तब करते हैं तो इंशाल्लाह उस पे फिर आगे प्रोसेस उसको करवाना मेरा काम है इंशाल्लाह। अच्छा एक सवाल भी सर टीचर अगर वो मेरे ध्यान से निकल गया सर, तो आप जारी रखिए। तो ये क्यूओबी जो है उनसे बोलूँ तो बात आएगी आपके क्यूओबी के बारे में। आप आज सुबह हमारी मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने क्योंकि लेटर भेजा था तो उस बारे में एक बात ये सामने आई थी कि पहले की बात सामने आई थी कि क्यूओबी में तमाम के तमाम कोर्सेज जो है ना वो ऐड नहीं हो सकते। तो क्या था अभी ये चीज डिसाइड की गई है कि क्यूओबी में यानी हर हाल में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा सारे कोर्सेज उसमें ऐड हो सके। तो ये पहले एक इशू आ रहा था सर। ये इशू इस वजह से था कि हमने कोर्सेज जो है वो डिपार्टमेंट बना के कंप्लीट कोई कोर्स नहीं करता था। उधर एक ऑप्शन होती है कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लें तो वो जो है
वहाँ पे फिर वो स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो एक दफा प्रैक्टिस हमने रन की तो उसमें काफी ज्यादा जो है कोर्सेज स्पेस आ गई थी। मेरे ख्याल से फिर सब फिल अप हो गया। फिर लगता है कि हमें पुराने सेशन डिलीट करना पड़ेगा या नहीं डिलीट नहीं आर्काइव नहीं करना, सिर्फ वहाँ पे एक ऑप्शन होती है कंप्लीट। कंप्लीट कर देंगे। फिर वीडियो में एक ऑप्शन इनएक्टिव। नहीं इनएक्टिव नहीं, एक्टिव है और उसे कंप्लीट कर देते हो स्पेस आ जाती है। वो इससे कभी हम लेकिन ये अभी हो सकता है कि वो उन्होंने फिर जो है वो जब आपने डेवलपमेंट के लिए पे हम चेक करते हैं। अच्छा, इस बारे में सर डिसीजन हुआ है कि जो आप ओबी की जो शीट है ग्रेडिंग के लिए आप तमाम डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज तौर पे इसी को फॉलो करेंगे या अभी तक जो चल रहा है या हर डिपार्टमेंट वाले जो अपनी अपनी एक्सेल शीट बनाएंगे तो उसको फॉलो नहीं, इसके तो उनकी क्वालिटी होगी जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें तो एक ही फॉर्मेट होता है सारा, वो तो सब एक यूज करते हैं। लेकिन वो इश्यूज में आ रहा था कि आया हम जो है वो उस पे सब दूसरा कौन डेवलप कर रहे थे सॉफ्टवेयर, वो ईआरपी वाला ईआरपी यूज करना है कि हमने इसी पे लेना है। तो ये क्वेश्चन अभी है वो दोनों में रहना या फिर ये ऑफिस की तरह दोनों ड्रॉप हो कम से कम 2 साल तो दोनों में रहना। अब ये नहीं कि क्यों वो 2 साल हर डिपार्टमेंट के साथ शेयर हो गए उनको कहा कि किसी को फॉलो किया जाए उसी में तो फिर तो ठीक है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में अपनी अपनी शीट बनाई अपने अपने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं तो इसको थोड़ा सॉरी ये ठीक है किसी की बहुत सारे काम होते हैं ना, लेकिन मेरे को सफदर साहब को सिर्फ पीटीएम मेंबर ही नजर आते हैं। अगर उस ग्रेड का भी कोई काम है ना कहते हैं पीटीएम मेंबर प्लीज रिस्पॉन्ड। आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे थे, जब पीटीए का काम है ना तो वो या तो डायरेक्टर और भी है ग्रेजुएट का ये भी हमारे होते हैं बी कोऑर्डिनेटर नहीं वो बाकी सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर ये पीटीएम सारे हाईलाइट ज्यादा हुए हैं वो कहते हैं 5,000 रुपए लेते हैं और एक तो 5,000 सैलरी मिलती है यार ये वैसे मिलती है नहीं वो तो खैर हमने बख्शिश कर दिया हो आप इसका कितनी बख्शा सर आपके ख्याल में मुझे पीजी एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए और सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर देखिए वो जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है कि वो है ये कह रहे हैं नहीं वो एसआर है पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब पीजीए लीड कर सारा डेटा उन पे पीसी की जो है मतलब डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट में हम या तो एचओडी को ईमेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं या पीजी डीपीजे को क्या पीजी एडवाइजर्स को क्या है, लेकिन हमारा जो डायरेक्ट जो हमारा डिपार्टमेंट के साथ वास्ता है वो पीटीएम बस इस बारे में वो काम इसका ये मतलब नहीं कि वो काम अब आपसे करने वो एसआर आपसे जमा कराएंगे, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में जो भी कंसर्न डेस्क है उससे आप हमारे बिहार पे रिक्वेस्ट करें क्योंकि आप हमारा ही ऑफिस का हिस्सा है। आप हम और आप एक ही ऑफिस से ताल्लुक रखते हैं, हम कोलीग्स हैं तो हम आपस में अपने मसाइल डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये कहूँ कि जो पैसा वाला मुद्दा है या कंट्रोलर से या ट्रेजरर से या रजिस्ट्रार से डिस्कस करें तो मैं इस तरह मैं खुद ही कोशिश करूंगा कि जाके उनसे बात करूँ, अगर उनकी तरफ से कुछ जवाब आता है या नहीं आता तो वो मैं आपको कह देता हूँ। ये जब शुरू में आए थे ना साहब डायरेक्टर के उस टाइम पे आए थे ना उधर वही था वो सिर्फ ओबी की 2 मिनट में बताते हैं फंक्शन जिसे कौन गिर रहे हैं बाद में इनकी जो स्कोप है वो एक्सटेंड हो गई कामजी ने पीएचडी जा रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है थोड़ा नहीं सर, अगर अल्लाह करे आप इसी में इंशाल्लाह उस सर्कल में आ जाए तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़े से काम नहीं अब जो है तकरीबन हर बार 2 मिनट में जी कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में भी जाना है तो फिर उसके बाद ये सर ये बड़ी अहम बात मैं देखे जहाँ भी होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आके इसमें सहूलियत है। मुझे अब बड़ी परेशानी हुई है पिछले 2 महीनों में कि मैं जिससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो सीनियर है तो वो कोई जवाब ही नहीं देता। आपके छोटी को यही आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई लेटर जैसा मैंने पीछे रिक्वेस्ट किया छोटी को जरूर लेटर आए। अच्छा इसमें सफदर तो देख लेंगे असेसमेंट जो है उसी तरह आपने डिफाइन कर ली आपने फाइनल टर्म जिस तरह क्वेश्चन 1 है यहाँ पे आप क्विज लेना चाहते हैं असाइनमेंट लेना चाहते हैं ठीक है तो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोई क्विज लेना चाहते हैं ठीक है मार्क्स आपने यहाँ पे दे देने हैं कि इसका क्वेश्चन 1 मार्क्स 10
100%। वो भी वेट जो है इसका, ये बाद में आप वेट एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन CQI में 100% ही दिया गया। जब आप इसे सेव करेंगे, मोस्टली जो मैंने देखा है 90% केस इनके ये खराब होते हैं, उन्हीं के सेल होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह होता है। जी सर। तो अगर ये डिपार्टमेंट एक प्रैक्टिस ये कर ले कि जो समर के रिजल्ट हैं वो हम OB पे नहीं करते, तो अगर उसे आप सिर्फ CQI में ले लें तो चांसेस यही होते हैं कि सबके कोर्सेज भी पास हो जाएं, CLOs भी पास हो जाएं साथ साथ। तो वो एक प्रैक्टिस अगर हर एक डिपार्टमेंट कर ले तो आसान हो। जब आपने ये क्रिएट किया, यहाँ पे असेसमेंट देखे, यहाँ पर आगे उसी तरह आपने इसका टेम्पलेट डाउनलोड करना है एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे आपने मार्क्स लगा के और उसको फिर अपलोड कर देना है। तो इन स्टूडेंट्स का वो CLO जो है स्पेसिफिकली वहाँ पे फिर पास शो होगा, लेकिन वो बाकी उससे इसका कलर डिफरेंट होगा, तो पता चलेगा कि ये CQI में इसने पास किया है। तो ये आसान सी प्रैक्टिस है जो कि हम स्टूडेंट लेवल पे CLOs अटेनमेंट के लिए CQI जब रन करते हैं उसके लिए करते हैं। इसमें जब स्टूडेंट्स के CLOs पास होंगे तो आगे जाके PLOs भी अटेन हो जाएंगे और फिर PEOs भी अटेन हो जाएंगे। बाकी सब इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे कर मीटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने एज ए रिसोर्स पर्सन इस इवेंट को आगे बढ़ाया, बहुत शुक्रिया आपका। जो प्रोग्राम टीम मेंबर्स हैं, बस उनसे ये एक हमारी रिक्वेस्ट है कि हमने यूनिवर्सिटी की ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में HEC को जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट देनी होती है। उसकी बुनियाद पे HEC की तरफ से हमारा स्कोर कार्ड भी बनता है और बाज़ औक़ात फंडिंग के लिए भी। हम आजकल जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रोविंशियल रैंकिंग शुरू हो गई और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए जो डाटा जमा होगा उस डाटा को बुनियाद बना के अगले साल जो ग्रांट यूनिवर्सिटी को दी जाएगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि प्रोविंशियल रैंकिंग कहाँ पे स्टैंड करती है यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस उसमें। अब उसमें फैकल्टी की तरफ से जो है पब्लिकेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ग्रांट्स हैं और फैकल्टी जो है वो उन्होंने सर्टिफिकेशन वगैरह की हैं या नहीं की हैं, क्वालिफिकेशन और ये इस तरह की जो अहम कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो फैकल्टी की तरफ से होते हैं। फिर इसमें स्टूडेंट्स का भी होता है कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ क्या हैं, कोई अवार्ड वगैरह लिए हैं या नहीं लिए, उनके प्रोजेक्ट्स को कोई ग्रांट्स कहीं से मिली या नहीं मिली। अब होता तो ये है कि डाटा बहुत सारा होता है, उसमें पब्लिकेशन का डाटा, साइटेशन का और Q1 Q2 वगैरह इस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। होता ये है कि एक तो आधे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सिरे से रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। आप लोग कहते हैं कि हर काम PTM को क्यों कहते हैं आप, तो हमारा वास्तविक PTM के साथ है और किससे, हम PG एडवाइजर के ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ और ना वो मुझे ऐड होने देते हैं कि आप आउटसाइडर, आपका यहाँ पे क्या काम है। सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के ग्रुप में मुझे ऐड नहीं करता कोई कि डग्स को मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप मुझे उसमें ऐड कर नहीं करते हैं। तो मेरी तो सिर्फ जो इल्तिजा हो सकती है वो आप तक ही मैं पहुंचा सकता हूँ, उससे आगे हाँ HOD को जो लेटर गया होता है बस आपका सिर्फ HOD को याद दिलाना। अक्सर औकात HOD साहब ने ईमेल नहीं देखी होती, वो कहते हैं व्हाट्सएप मैंने नहीं देखा था, मैंने ईमेल इग्नोर कर दिया, कुछ भी। तो बस आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है कि उसको याद दिला दें। आपका ये काम अगर नहीं है, आप PG एडवाइजर नहीं है, सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो कम से कम ऑन बिहाफ ऑफ QVC हमारी ये रिक्वेस्ट उन तक पहुंचा दें कि आपकी कंट्रीब्यूशन बड़ी अहम है और यूनिवर्सिटी की जो बका है वो अब इन चीज़ों से जुड़ चुकी है। तो एक तो ये था। दूसरा, हमने अब इन्हीं पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए अंडर ग्रेड जो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हैंडबुक्स की एक रिक्वायरमेंट थी हमारी। पिछले साल जो हमारा रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एंड एनहांसमेंट हुआ था, जिसमें कुछ बाहर की टीम भी आई थी और हमारे अपने इंटरनल रिव्यूअर्स भी थे, उन्होंने कहा था कि आपके प्रोग्राम हैंडबुक्स नहीं है। जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं चाहे पाकिस्तान में या ग्लोबली, तो उनकी वेबसाइट पे अगर जाया जाए तो वहाँ पे हर प्रोग्राम का एक हैंडबुक होता है
एक बंदा एडमिशन लेना चाहता है, आपके प्रोग्राम में आना चाहता है, वो हैंडबुक देख के उसको अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोग्राम जो है ये मेरे एस्पिरेशंस और मेरी एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए ठीक है या नहीं है। तो ये उसका स्टेटस अब ये है कि आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ने सिरे से हैंडबुक भेजा ही नहीं है, और जिन्होंने भेजा है हालांकि उसमें सिर्फ 6 सेक्शंस थे, उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट थी, ज़्यादातर डाटा जो है वो या तो प्रोस्पेक्टस से या अपने SAR से कॉपी करके उसमें पेस्ट करना था। तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स ने सेंड ही नहीं किया, और जिन्होंने सेंड किया था वो भी तकरीबन सबको 7 डिपार्टमेंट्स ने सेंड किया था, उन सबको रिटर्न हो गया कि उसमें कुछ मजीद काम था, लेकिन रिटर्न होने के बाद दोबारा वापस फिर वो नहीं आए। अभी हो सकता है कि मई में या जून में HEC वाले खुद आके हमारा रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन वो कंडक्ट करें। तो अब उनको दिखाने के लिए हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये एक UG हैंडबुक का था। दूसरा जिस तरह उस्ताद अली साहब ने कहा कि प्री के लिए SAR जो PG प्रोग्राम्स के लिए है, एक इंटीरियर डिजाइन प्रोग्राम जो है वो अंडरग्रेड, और बाकी सारे PG प्रोग्राम जो है मास्टर्स के और PhD के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए SAR, उसका स्टेटस भी ये है कि सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स ने SAR जमा कराई हुई है, बाकी अभी तक किसी ने भी जमा नहीं कराई है। और अगर ये SAR तमाम की तमाम हमें ना पहुंची और हमने इस फिस्कल ईयर के एंड तक प्री कंडक्ट ना किया, प्री में हमने बाहर से भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाना है, उसमें हमारे हो सकता है लोकल रिव्यूअर्स भी हों, और ये इवेंट होगा पूरा एक पूरे दिन का, जिस तरह पहले पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रिव्यू होता था अब उसकी जगह प्री होगा। तो ये प्री जो है ये कंडक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है, वरना इसमें अगर हमारे 0 नंबर आ गए तो यूनिवर्सिटी का अच्छा खासा स्कोर कम हो जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट थी कि हम PG एडवाइजर्स के साथ, मेरा डायरेक्ट मुझे पता भी नहीं है कि कौन PG एडवाइजर है कौन नहीं है, बास का पता होता है बास का नहीं। कभी कभी मैं अपने DCSE का भी मुझसे भूल जाते हैं कि PG एडवाइजर कौन होता है, किसी से पूछने यार आजकल कौन है। तो रिक्वेस्ट ये है काइंडली ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, UG हैंडबुक और PG SAR। और ये PG SAR बहुत अहम इसलिए क्योंकि इसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये इवेंट प्री का हमने कंडक्ट ना किया, और कंडक्ट हम तब करेंगे जब SAR सारे जमा हो जाएंगे। अच्छा, जो SAR नहीं होगी और इवेंट कंडक्ट हो गया तो यूँ समझे कि वो PG प्रोग्राम जो है वो स्टॉप होगा। वो PG प्रोग्राम क्योंकि उन्होंने SAR नहीं जमा कराया, तो इसका मतलब है कि या तो वो प्रोग्राम चल नहीं रहा, या इनटेक नहीं है, या वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, तो वो प्रोग्राम रुकेगा अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली ये 2 चीज़ें ज़रूर, और जब भी डेटा रिक्वेस्ट होती है आपसे होती है, आप उसको दिल पे ना लिया करें, और काइंडली उसमें खैर मतलब मैं इस वक्त भी जो है HED की तरफ से सुबह एक 325 पेजेस के एक डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्म्स है उसमें टेबल्स हैं, और उन्होंने कहा कि दोपहर 2 बजे तक फिल करके दें। तो और यासिर साहब बातें कर रहे थे और मैं बीच बीच में वो उसमें भी लगा हुआ था। 2 बजे तो गुजर चुके हैं, कुछ ऑफिस से डाटा भी नहीं आया, कोई कह रहा है हमारा बंदा नहीं है, कोई कह रहा है कि ये मेरा काम नहीं है फना का काम है। तो सारा दिन इसी में गुजर जाता है कि एक की जली कटी बर्दाश्त करना दूसरे की। तो काइंडली ये जो 2 चीज़ें हैं UG और PG, हम देखते हैं वेरी अंडर प्रेशर। वो हम इस तरह एक ही पॉलिसी लेवल पे मैं कहता हूँ कि उनको थोड़ी सी हो है, हम जब डिपार्टमेंट आते हैं ना, क्योंकि जो डेटा उन्होंने बड़ी एक्सपीरियंस पे 2-2 साल से PG का काम भी कर रहे होते हैं, डेटा वही बड़े आसानी से करते हैं, वही काम हम पूरे 1 हफ्ते में करते हैं और 1 घंटे में करते हैं। तो ये थोड़ा सा हो ना, ये तरह नहीं है कि आपसे तभी कि आप लोग और अपनी जी आपको डिफाइन करें कि ये काम मैं, लेकिन PG के पास जाएगा वो हम करते हैं। बाकी हमने कुछ एडवर्टाइज भी किया है कि हमारे डिपार्टमेंट में ठीक है, ऑपरेशन भी किया और उसमें रीति भी और बैटिंग भी साथ में इंशाल्लाह। ठीक है सर, कोई तरह नहीं है लेकिन अच्छा, यहाँ पे हमारे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गालिबन मोस्ट प्रॉब्ली UK से भी कुछ मेहमान आए हुए हैं, हमारी UT के एलमनाई भी हैं। तो सर थैंक यू सो मच, और आपसे डिस्कशन अभी होती है, बस इस हम कंक्लूड करते हैं। तो अगर कोई और सवाल नहीं है और आप लोग समझते हैं कि बस इवेंट को कंक्लूड कर दिया जाए, तो हमारी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह को ज़्यादा खैर दे।